इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया, तो मैंने कहा इसके ऊपर प्रोग्राम करना चाहिए। देखिए, जो खबर है वो ये है कि इंडिया के ज़रिए जो यूरोप की कार्स हैं उनको फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है। तेल आप रशिया का ही खरीद रहे हैं, बेशक आप इंडिया के थ्रू वाया इंडिया खरीद रहे हैं, लेकिन यूरोप को पता है ना कि जो ऑयल है वो कहाँ से जा रहा है, किसका जा रहा है। उनको ये इल्म है, लेकिन वो ले रहे हैं क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं, और उनको ऑयल चाहिए, वो इंडिया से ले रहे हैं। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये बन गई। तो वैसे तो पाकिस्तानी हमें इंडिया से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, मोदी के साथ पर्सनली बहुत सारे इश्यूज हैं, पर मोदी जो इंडिया में जो काम कर रहा है वो बियॉन्ड द लिमिट है। वो शायद अमेरिकन भी इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे, होपफुली वो करें क्योंकि वो हमारे दुश्मन है, लेकिन जो भी हो। जो ऑयल लेंगे, एक तो ये कि हमारे पास अभी इतना बड़ा मैकेनिज्म नहीं है कि हम इतनी बड़ी तादाद, इतना ज़्यादा मकदार में लेकर हम उसको साफ़ करके हम अपने इस्तेमाल के लिए जितना भी हम समझते हैं कि हम कर पाएंगे वो हम करेंगे। बिना भारत में तेल जमीन के नीचे से निकले, बिना भारत तेल निकलता भी नहीं है, उसके बाद भी यूरोप को सबसे बड़ा इंडिया सप्लायर है। ये जादूगरी होती है नेतृत्व की। इसके लिए नेतृत्व, और नेतृत्व से ज्यादा होती है अगर आपके यहाँ पे जो आज लोग अडानी अंबानी को गालियां देते हैं ना कि देखो हाय हाय मोदी ने बना दिया, इसने बना दिया, उसने बना दिया। भैया, अगर आज ये मुकेश अंबानी ना होता और मुकेश अंबानी की रिफाइनरियां ना होती ना, तो भारत में भी सरकारी भी हैं रिफाइनरी रशियन तेल को रिफाइन करने की, लेकिन कभी भारत की सरकार में जितने इतिहास में लेता रहे, किसी का भी इतना लंबा विजन नहीं था कि हमको ऐसी कोई परिस्थिति मिल जाएगी। वो तो मुकेश अंबानी ने ऐसी रिफाइनरियां बनाई, तो दुनिया में सऊदी का लाओ, रशिया का लाओ, कहीं किसी कोने का गंदे से गंदा, अच्छे से अच्छा कैसा भी ले आओ तेल, हम सब रिफाइन कर देंगे। हर तरह की कैपेबिलिटी जो है हमारे पास है, केमिकल ले आओ, रिफाइनरी ले आओ, हर चीज रिफाइनरी करने की क्षमता रखते हैं। इसी वजह से आज ये चीज हो पा रही है। यदि सिर्फ सरकार के भरोसे बैठते और अडानी अंबानी को किनारे कर दिया गया होता इसे गाली देने वालों द्वारा, तो फिर आज ये स्थिति हमको सपने में भी ना देखने को मिलती। कि क्योंकि रशिया पर आप जानते हैं सैंक्शंस हैं, रशिया से यूरोप तेल नहीं ले सकता। तो रशिया पर जो सैंक्शंस लगाई गई अमेरिका की तरफ से, जब यूक्रेन पर उसने हमला किया, तो वो इसलिए लगाई गई पाबंदियां ताकि जो रशिया उसको मुश्किलात का सामना रहे। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठाया, अब आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी उनकी गवर्नमेंट की रही कि जब उन्होंने ये देखा कि रशिया पर जो है वो पाबंदियां लग चुकी हैं और उसकी तरफ से जो ऑयल है वो यूरोप ने कह दिया कि हम नहीं लेंगे इससे, तो सऊदी अरेबिया भी ऑयल सप्लायर है तो उससे ले लेंगे। गो के वो बहुत, उसकी निस्बत काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। अब एक तो इसमें बड़ा उनके पास ये था, हमारे हमसाया के पास एक आप कह सकते हैं बेनिफिट, कि उनके रशिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं हमेशा से। वो तो बड़े, सऊदी अरेबिया को बीट करने के बाद जो इंडिया है वो सबसे बड़ा सप्लायर बन गया ऑयल का यूरोप के लिए। देखिए, अब इसमें जैसा मैंने कहा कि आप ये देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी हम इस तरीके से बनाएं कि हम अपने कंट्री को आगे लेकर जाएं। ऐसा ही है, जैसा मैंने कहा कि कोई अपॉर्चुनिटी होती है आप वक्त से फ़ायदा उठाते हैं, उन्होंने ये किया। हमने आपको इससे पहले ये बताया था कि जब ये सब कुछ चल रहा था रशिया और यूक्रेन का, जब हमला हुआ और उसके बाद जो सैंक्शंस लगी फिर ये, तो हमने कहा कि इंडिया रशिया से बड़े पैमाने पर ऑयल खरीद रहा है और बहुत ही उसको चीप रेट्स पर दिया जा रहा है। तेल आप रशिया का ही खरीद रहे हैं, बेशक आप इंडिया के थ्रू वाया इंडिया खरीद रहे हैं, लेकिन यूरोप को पता है ना कि जो ऑयल है वो कहाँ से जा रहा है, किसका जा रहा है। उनको ये इल्म है, लेकिन वो ले रहे हैं क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं, और उनको ऑयल चाहिए, वो इंडिया से ले रहे हैं। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये बन गई। तो जब ऐसा नहीं होता कि हम भी ऐसा शुरू कर दें इसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर तेल साफ़ करने के जो सिस्टम है, जो मैकेनिज़्म है वो मौजूद है, और उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। और सोचिए आप कि कितने बड़े पैमाने पर ये सिस्टम वहाँ पर लगाया गया है कि वो इतना ज़्यादा तेल वहाँ से ख़रीद के डेली बेसिस पर वहाँ से साफ़ करके और वहाँ पे भिजवा रहे हैं यूरोप। तो अब एक सिर्फ यही नहीं हुआ कि ये हुआ है, बल्कि कंट्रीज़ को ये पता चला है कि ऐसा भी हो सकता है, और इंडिया जो है वो एक बड़ी मार्केट तेल की बन चुका है। तो ऑयल लेंगे, एक तो ये कि हमारे पास अभी इतना बड़ा मैकेनिज्म नहीं है कि हम इतनी बड़ी तादाद, इतना ज़्यादा मकदार में लेकर हम उसको साफ़ करके हम अपने इस्तेमाल के लिए जितना भी हम समझते हैं कि हम कर पाएंगे वो हम करेंगे, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ को तो ऑब्वियसली नहीं। लेकिन सऊदी अरेबिया के लिए बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया होगा। इसकी वजह यह है कि अच्छा, और मज़े की बात यह है कि सऊदी अरेबिया से भी इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और ऐसा नहीं है कि उनसे उनका जो है वो ख़त्म हो जाएगा या उनसे वो नहीं ले रहे, वो उनसे भी ले रहे होंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया अब ये सोचेगा कि अब हम क्या करें। इसकी वजह ये कि
उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। अब उन्होंने क्यों नहीं सोचा, मैंने वही कहा कि ये तो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। आपकी हुकूमत, आपकी गवर्नमेंट कैसे ये स्ट्रैटेजी बनाती है, क्या कि उन्होंने फैसला लिया वो उनका ही है। लेकिन मंदिर के करता धरता इस बारे में परिवार के लोगों को ज्यादा कुछ नहीं कहा। अपने बच्चे दिशांत के लिए उनके माता पिता हजारों सपने सजाए बैठे थे। दोस्तों, आज पूरे विश्व में हिंदू धर्म का प्रभाव जंगल की आग की तरह फैल रहा है। उस वक्त जिस तरीके से दिशांत के दिल में प्रभु के लिए प्यार बरस रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके माता पिता अपने ही बच्चों के सामने हाथ पांव जोड़ने के लिए मजबूर हो गए। और इसका सबसे पहला श्रेय इस्कॉन को जाता है। यही वो कारण है कि उनके बेटे दिशांत अपने घर वालों के साथ साथ सारी दुनिया को त्याग दिए। आजकल विदेशी नागरिक अन्य धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़ रहे हैं, लेकिन दिशांत के ये एक फैसले ने पूरे परिवार के सपने तोड़ कर रख दिए। इसी पर एक बात याद आती है कि श्री कृष्ण ने कलयुग में कुछ बातें कही थी, जिसमें ये सही साबित हो गया। अगर किसी का संतान संत बनेगा तो माता पिता रोएंगे, और किसी दूसरे का संतान संत बनेगा तो उसे पूजा जाएगा। संत बनेगा तो उसे पूजा जाएगा। नंबर 2, रशिया के एक आर्मी को लगभग हर बड़े शहर में इस्कॉन के मंदिर बने हुए। इस्कॉन को हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इनका भी बचपन एक सामान्य बच्चों के जैसा ही चला आ रहा था, तो सिर्फ एक तरीके से, और वो तरीका था सनातन। परंतु विदेशों में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का प्रसार केवल और केवल इस्कॉन ने ही किया। इनकी मम्मी यूक्रेन से तो वहीं उनके फादर रशिया से। आज इस्कॉन के दुनिया भर में हजारों भव्य मंदिर बने हुए, और कुछ का तो अभी निर्माण भी जारी है। इसीलिए वो रशिया में ही रहने लगे। और अभी भी इस्कॉन धर्म प्रसार के मामले में सबसे आगे है। बड़े होने के बाद उन्होंने कमांडो ज्वाइन कर लिया। ये बात 1990 की है। तब वे रशियन आर्मी में एक्टिव थे। तभी उसी वक्त किसी सन्यासी ने एक गीता की बुक दे दी। वो बुक संस्कृत में लिखी होने के कारण उन्हें पहले तो काला अक्षर भैंस बराबर नजर आया, लेकिन वो कहते हैं कि सफलता के पीछे आलोचना भी होती है, क्योंकि असफल लोग हमेशा सफल लोगों की आलोचना ही करते हैं। तब से वो वापस घर नहीं लौटे। जब इसके बारे में घर वालों को पता चला तो तुरंत परिवार के लोग मंदिर जा पहुंचे। ये खबर 2018 में मीडिया के सामने आई तो घर वाले तो हैरान हुए। विश्व भर में इस्कॉन की बढ़ती लोकप्रियता देखकर लोग समय समय पर आरोप भी लगाते रहते हैं। कुछ लोग इस्कॉन को विदेशी संस्था बताते हुए कहते हैं लोगों के संपर्क में रहा करते थे और उनके साथ साथ काम करने वाले और गर्लफ्रेंड ये कहकर छोड़ दिया कि तुम पागल हो गए हो। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है भगवत गीता। ऐसे कपड़े यहाँ सिर्फ कैदी ही पहनते हैं और इसे तुमने भी पहन लिया, ये कहकर सभी ने तो उन्हें छोड़ ही दिया। इसके साथ साथ उनको जॉब से भी निकाल दिया गया और वे निकल पड़े अपने हर सवालों के जवाब खोजने भारत की ओर। जिस देश में तेल उगता नहीं है, उगता मतलब जिस देश में तेल पाया नहीं जाता है, वो देश भी तेल का आज यूरोप के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना हुआ है। अब ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है पाकिस्तान से। क्यों नहीं बर्दाश्त हो रही पाकिस्तान की तरफ से, और बल्कि भारत में भी मैंने हमेशा से सुना है, भारत में भी कुछ जो पाकिस्तानी समर्थक किस्म के लोग हैं, समर्थक किसकी बात हो रही, उनसे हमेशा, तो मैं तो खुद से पर्सनली अपना बताऊं, बाकी तो कुछ होगा, पर्सनली मैंने देखा, कुछ भी कह दो कि देखो पाकिस्तान में क्या हाल है, मजहब के नाम पे देश बना था, क्या है आज गरीब हाल कंगाली, तो सामने से जो पहला जवाब आता था वो ये था, एक बार देखो अरब देश कितने अमीर हैं, भारत से बहुत अमीर हैं, अरब देशों को देखो और भारत को देखो, देखो नेपाल हिंदू देश है कितना गरीब है, अरब देशों को देखो कितना अमीर है। और पाकिस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी विचारधारा के समर्थक विश्व में कहीं भी हो, सब इस बात को कहने में कतरते नहीं, बल्कि चीख चीख कहते हैं कि जो तेल का तोहफा है, जो ये तेल बरस रहा है, तेल के माध्यम से पैसा बरस रहा है, ये सबके लिए नहीं है, ये तोहफा ऊपर वाले ने मुसलमानों को दिया है। अब ऐसी बच्चा बुद्धि वाली बातें हैं। अब ऐसा तो कोई भी कहने लग जाए, अब कहीं पे लिथियम निकला है वो कहने लग जाए कि ये तोहफा तो हमको ही दिया है, कहीं पे यूरेनियम निकलने आए, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम निकला है, उसको ऑस्ट्रेलिया वाले कहने लगा ये तोहफा तो ऊपर वाले खाली ऑस्ट्रेलिया को दिया। तो बेवकूफ़ी भरी बातें यहीं पे तो नजर आती ना। कहीं पे गोल्ड निकल रहा है, स्विट्जरलैंड फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की रिफाइनरी हो रही है, अलास्का में गोल्ड निकल रहा है, अलास्का वाले कहने लग जाए ये तोहफा तो सिर्फ हम ईसाइयों को ही दिया गया है ऊपर वाले ने। तो ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकतें, और आखिर कौन आपसे कह सकता है, पाकिस्तानी ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत करते मिलेंगे। और पाकिस्तानियों ने बहुत पैसे लगा करके खोज करी, इनको उम्मीद थी कि अगर तोहफा दिया है तो फिर हम भी तो वही हैं, हम भी तो मुसलमान ही हैं, तो हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं होने चाहिए तेल के जखीरे जहाँ से तेल निकल आएगा। लेकिन
स्कैम हो गया, लो यहाँ पे आते तो जरा सॉफ्टवेयर सब काम नहीं कर पाया था शायद, इसलिए यहाँ पे देना रह गया, पाकिस्तान को तेल देना जमीन के नीचे से रह गया। अब हिंदुस्तान दबा के डॉलर कमा रहा है रिफाइनरी के माध्यम से, और यहाँ पर समझने की जरूरत है, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मुकेश अंबानी साहब को। रिलायंस का बहुत बड़ा रोल है, तेल को रिफाइन करा जा रहा है ना उसमें, वरना भारत की जो और सरकारी रिफाइनरियां हैं उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो रशिया बेस्ड ऑयल को इतने, भारत का तो मुकेश अंबानी का देखो जामनगर में या और जो दूसरे हैं इनके पास में ऐसे ऐसे हैं कि तुम दुनिया का कोई सा तेल ले आओ हम सब रिफाइन कर देंगे, उसी की वजह से आज भारत को इतना बेनिफिट मिल पा रहा है।